अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी ख़बरें हैं आज, और आज हमारी टॉप स्टोरी है बाप से आज़ादी चाहिए या डील, फैसला जल्द होगा। और आप मुसलसल ऐसी ख़बरें सुन रहे हैं सियासत पे, लेकिन सियासत पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो दूसरे टॉपिक्स हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, उनका जायज़ा ले लें। और सबसे अहम यह है कि बारिशें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जानी और माली नुकसानात का बायस भी हैं, लेकिन हुकूमतें अनफॉर्चुनेटली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाती। और आप ये देख रहे हैं कि महांडरी जो है, कागान के रास्ते में एक पुल है, वो बह गया, इतना सैलाबी रेला आया, और मानसरा में एक घर जो था वो भी दरिया के शायद ऊपर बनाया गया था, वो गिर गया। ऐसे बहुत सारे घर, बहुत से दुकानें जो दरिया के अंदर बनाए जाते हैं वो गिर जाते हैं। और NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 1 जुलाई से 1 अगस्त एक महीने में 96 अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब में सबसे ज़्यादा 39 अमवात रिपोर्ट हुई, सिंध में 22 अफराद जान बाक हुए, खैबर पख्तूनख्वा में 34 अफराद हलाक हुए और 12 बच्चे भी उसमें शामिल हैं। बलूचिस्तान में 3, कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1। इस्लामाबाद में आज सुबह करंट लगने से 4 बच्चे जान बाक हो गए और 214 ज़ख्मी हैं, 525 कम घरों को नुकसान और छतें गिरने से 40%, जबकि बिजली गिरने से 21% अफराद जाँ भाग हुए। तो ये एक सैलाब की सूरत हाल थी जिससे बताना बहुत ज़रूरी था। और ये भी कि लोग एहतियात करें इस मौसम में बाहर निकलने से, और अल्लाह ताला उनकी जान माल की हिफाजत करे। और दूसरा, जमात इस्लामी का धरना जारी है। हाफिज़ नईम रहमान जो अमीर जमात इस्लामी हैं, दोहा कतर तशरीफ़ ले गए थे। इस्माइल हानिया जो हमास के सदर हैं, शहीद किए गए इसराइल के हमले में तेहरान में, उनके जनाजे में शिरकत के लिए वापस आए हैं आज। और आज आके उन्होंने सीरान फ़लस्तीन मार्च का एहतमाम किया, लियाकत बाग मरी से कमेटी चौक तक। और इस वक्त अगर हम आपको लाइव वहाँ के मनाज़र धरने के दिखा सकें, धरना चल रहा है। और मुझे याद आ रहा है कि अगस्त 2024 है ये धरना है, और मुतालबात वही हैं कि जो हाफिज़ नईम साहब ने 2 रोज़ पहले कहा कि बिजली के बिलों की अदायगी ना करने और धरने को हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील करने का ऑप्शन भी मौजूद है। अगस्त 2024 में वही कुछ दोबारा सुन रहे हैं जो अगस्त 2014 में हम सुनते रहें। तो खैर, और उन्होंने उसमें इस्तारे भी इस्तेमाल किए हैं यार्कर और बाउंसर के, और उनका एक तमाम ऑप्शन है। लंबी इनिंग्स के लिए लाइन लेंथ दुरुस्त रखना होती है। हाफिज़ नईम साहब के अंदर क्या इमरान खान बोल रहा है या अगस्त बोल रहा है, क्योंकि अगस्त तो आ गया। और KP में करप्शन 11वां साल है, सुना था वहाँ तो बहुत अच्छी हुकूमत होगी और बहुत मसाइल बेहतर हो चुके होंगे, लेकिन इत्तेफाकन KP के वज़ीर, काबीना के वज़ीर शकील खान साहब, वो सूबाई वज़ीर मवासलात हैं, सुनिए वो क्या फरमाते हैं। खान साहब को KP के अंदर चंद महकमों के हवाले से इतलात दी कि इन महकमों में कुछ काम गलत हो रहे हैं। खान साहब ने तमाम सूबाई वज़रा, इंतज़ामी अफसरान और सूबाई हुकूमत के तमाम अफसरान के नाम ये खुला पैगाम भेजा है कि खान साहब ने करप्शन, कमीशन और बेकायदगियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है खान साहब की, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि PTI में इख्तलाफात जारी हैं। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसका चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को पता ही नहीं है, और उन्होंने कहा मैं तो ऐसी किसी नोटिफिकेशन को नहीं मानता। शमीम नकवी ने कहा कि ये नोटिफिकेशन असली है और उनको निकाल दिया गया। ऐसा ही एक नोटिफिकेशन रऊफ हसन साहब ने, जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, फवाद चौधरी साहब के बारे में भी कुछ अर्सा पहले किया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनको पार्टी से निकाला भी जा रहा है, तो वो कहते हैं कि हम तो पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, और उसमें शेर मरवत भी हैं और फवाद चौधरी साहब भी हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, और एक वक्त में बड़े ही जारहाना अंदाज से उन्होंने सियासत की, लेकिन आजकल मुफाहिमाना अंदाज़ है। फवाद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या डील हो रही है फिर PTI की इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखिए अफसार साहब, डील की जो है ना, मसला ये है कि डील अब हो नहीं सकती किसी की। PTI की, इमरान खान की डील हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हुई तो उनका जो वोटर है उसका जो अब एक नैरेटिव है वो तो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे ना, फिर नवाज इमरान खान। सो डील तो मुमकिन नहीं है, लेकिन एंगेजमेंट तो मुमकिन है। एंगेजमेंट होनी चाहिए और तलखियां कम होनी चाहिए। मैं तो जिस तरह आपने बात की मुफाहमाना, तो मैं तो बड़ा वाज़ेह हूँ कि ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, बल्कि सियासी जमातों के साथ एंगेजमेंट होनी चाहिए, और सियासी जमातों के साथ एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट से पहले एंगेजमेंट होनी चाहिए। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का।
वरना तो फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, एक खिचखिच लगी रहेगी 24/7। बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन इसी तरह की इंगेजमेंट शहबाज शरीफ साहब किया करते थे जब, तो उनको खुफिया मुलाकातें कहा जाता था और उसको कहा जाता था कि डील हो रही है, जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे भी ये इल्ज़ामात लगे, तो इंगेजमेंट से ही बात आगे निकलती है ना फिर। इसीलिए तो हुकूमत जो इस वक्त लेकिन महसूस कर रही है वो तो यही महसूस कर रही है कि आप लोगों की डील तो हो चुकी है तकरीबन। नहीं, अब सर बात यह है कि डील तो नवाज शरीफ साहब ने तो डील की ना। अब आप खुद एक सारे अमल के इतने करीब से आपने देखा, आप गवाह हैं। वोट को इज्जत दो से फिर जो आसान रास्ता जो मरियम नवाज साहिबा ने बयान किया वहां तक आना जो है, इसको डील ही कहेंगे, एंगेजमेंट तो नहीं कहेंगे। एंगेजमेंट तो ये होती है कि आपने असूलों के ऊपर एक जो है वो फॉर्मूला तय करना है, तलखियां कम करनी है, वो तो एंगेजमेंट है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप अचानक वोट को इज्जत हो पे नारे लगाते लगाते पाँव में ही पड़ जाएं, और उसके बाद आप जो आसान रास्ता फिर आपने खुद ही एक्सप्लेन किया, वो आप उसके ऊपर आ जाएं, और उसके बाद आप पूरे के पाकिस्तान का इलेक्शन को फ्रॉड करके जीत के वजीर आजम बन जाएं, और फिर पाकिस्तान में सिविलियन जो छोटी मोटी स्पेस है उसको भी खत्म कर दें, बेड़ा गर्क कर दें, इसको तो फिर डील ही कहा जाएगा ना। तो ये डील जो है ये इमरान खान नहीं कर पाएंगे, ना ही वो करेंगे, ना ही वो कर सकते हैं, और ना ही इस वक्त पाकिस्तान का माहौल इसकी इजाजत। अच्छा ये देखें, अभी आज आप देखें, मैं एक तो आपकी इस बात की तारीफ़ करूंगा और पब्लिकली करूंगा कि आप की वाबस्तगी जो है पीटीआई के साथ, इसके बावजूद कि मौजूदा जो लीडरशिप है वो मुसलसल कहती है कि आप नहीं हैं पीटीआई का हिस्सा, आपकी कमिटमेंट है खान साहब के साथ और आप कहते हैं कि आप इसका हिस्सा हैं और ये मामला बाद में हल होंगे, और आपका एक मौक़िफ़ है और बहुत वज़नी मौक़िफ़ है। अब आप खान साहब ने कहा है कि आज झुका है, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया। आइन में कहाँ लिखा है कि जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना जुर्म है? हुकूमत का कोई इदारा गलत काम करेगा तो उस पर तनकीद करेंगे। और फिर साथ ही कहा मुज़ाकरत आइन के दायरे में रह कर करूँगा। इन दोनों में चीज़ों में आपको तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं नज़र आ रही होगी ना? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक है रियल पॉलिटिक्स। मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब का जो इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन भी किया, कि इमरान खान जेल में है। जेल में उनको देखें तीन चीजें चाहिए। एक तो उनको रियल जो इस वक्त है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो चाहिए। उन्हें अमली बनाए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का बयान चाहिए। इस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही है कि इमरान खान साहब को ना तो रियल इंफॉर्मेशन कोई वहां पे जो है, जाहिर है 4-5 लोग जिनका एक्सेस है, उसमें उमर अयूब साहब के अलावा कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं। लिहाजा ये जो बात देखें, आपने एक बात कर दी कि एंगेजमेंट के लिए हम तैयार हैं, फौज के साथ बात के लिए तैयार हैं। अब उसके बाद जो रोजाना सवाल होते हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, उसका जवाब जो है वो दे रहे होते हैं, उसे समझ ही नहीं आती कि आखिर हम चाहते क्या हैं और पीटीआई की पॉलिसी क्या है। कंफ्यूज हो जाती है बिकॉज आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो नहीं मिल रहा। तो मेरे नजर के अंदर भी ये जो आज की भी जो गुफ्तगू है, जब एक बात हो गई, आपने कह दिया कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं, अब उससे हमें आगे मसलन आज बात जो है वो तो जुडिशरी, पाकिस्तान में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात है, ईसीपी के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीटीआई ने रेफरेंस फाइल किया हुआ है, उसकी बात है। फिर जो इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उनके ऊपर बात है। लेकिन हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स जो जाते हैं वहां पे वो भी एक ही सवाल बार बार दोहरा रहे हैं, और जाहिर है फिर उसका जवाब भी वो एक ही जो है वो मिल रहा है। सो उसकी में कॉन्टेक्स्ट जो अच्छा है वो थोड़ा ठीक आउट है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स आउट है। आपने कहा फ़ौज से मुज़ाकरात तो करने चाहिए, तो आइन में कहाँ लिखा है कि फ़ौज से या इस्टेब्लिशमेंट से एक सियासी जमात मुज़ाकरात करेगी? अब सर साहब देखिए, पाकिस्तान के अंदर आइन तो एक जाहिर है कि मौजूद है, और लेकिन एक ट्रेडिशंस भी हैं। 52 ऑनवर्ड पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी स्टेट हम चला रहे थे, और घर के अंदर देखें इज्जत उसकी होती है जो पैसे कमा रहा हो। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए पैसे कमा रही थी। 52 के में वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर, अफगान वॉर, ये सब कुछ हो रहा था। हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा थे, हम उनकी जंगें लड़ रहे थे, हमारी इकोनॉमी चल रही थी। फौज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और चेंजिंग सिनेरियोज के साथ ये रोल भी जो है कभी कम होता रहा, कभी बढ़ता रहा। अब तो पाकिस्तान में फौज का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कहा जाए कि नहीं जी, हमारे
करनी फौज से और उसके बगैर ही चल जाएगा, तो देखिए ये तो एक रियल पॉलिटिक्स के खिलाफ ठीक है, नहीं आप ये मुझे देखें, शायद मैं कहूं कि हकीकत नहीं, ये पसंदी चाल है। आपकी, नहीं ये बात ठीक है, आपकी हकीकत पसंदी से आप काम ले रहे हैं, और पॉलिटिक्स यही काम, ये चीज़ होती है, इट्स एन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मुझे ये बताएं कि महमूद अचकज़ई खान साहब को अपॉइंट किया गया है मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब की तरफ से, वो किससे मुज़ाकरात करेंगे अचकज़ई साहब? देखिए पहली बात तो ये है कि अभी तक कोई मुज़ाकरात का मुझे कोई फ्रेमवर्क नजर नहीं आ रहा, और ना ही मुझे कोई इसके बारे में ये है कि कोई ऐसी चीज है। असल में तो देखें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हमें नवाज शरीफ साहब का तो पता ही नहीं चल रहा है कि उनका माइंडसेट क्या है और वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने तो वैसे चुप है, जाहिर है कि पाकिस्तान की जो सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त वो तो नवाज शरीफ है। उनका माइंडसेट का हमें तो नहीं पता, आप तो खैर जाहिर है कि कोई मुलाकात आपकी हुई हो या आपको कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हो, लेकिन जो बाहर एज ए कॉमन सिटीजन मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ साहब की क्या सोच है। और जब तक हमें नवाज शरीफ की सोच का पता ना चले, मुज़ाकरात की बात जो है वो वन साइडेड रहेगी, वो होनी नहीं। और इसलिए मैं अभी अच्छा ये बताइएगा कि नॉट पीटीआई के क्या कर मुज़ाकरात, लेंगे या पीटीआई के बल्कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं, पीटीआई के मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने हैं, उसमें नवाज शरीफ अहम क्यों हैं? इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट, मेरे नजर के अंदर एस्टैब्लिशमेंट जो है अब इतनी वो एक्सक्लूसिविटी उनमें नहीं रही। अभी हम कहें कि एस्टैब्लिशमेंट जो से बातचीत जो है वो नॉर्मलाइज, अब जब भी होने हैं ये एक एक्सक्लूसिव मुज़ाकरात होने हैं जो पॉलिटिकल ताकतें भी जिसमें शामिल होंगी और जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल होगी। और पॉलिटिकल ताकतें जो इस वक्त गवर्नमेंट में हैं उसके दो ही लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उनकी थिंकिंग को, एक नवाज शरीफ है और दूसरे जरदारी साहब हैं। शहबाज शरीफ हो जाए, मरियम हो अच्छा जाए, ये लोग ठीक, फ्रेंकली ठीक है। पॉलिटिकली इररेलेवेंट हैं। अच्छा लेकिन देखिए, अब एक असल सबसे बड़ा इशू जो है वो 9 मई का है, और ये कहा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि 9 मई के वाक़यात पे कोई माफ़ी नहीं जब तक कि पब्लिकली अपनी गलती तस्लीम नहीं की जाती। तो मेरा भी और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पीटीआई के जो मौजूदा मसाइल हैं उनका गहरा ताल्लुक है 9 मई के वाक़यात से। तो आप नहीं समझते कि आप जैसे लोग, आप भी उनमें से थे जिन्होंने उस वक्त खान साहब को एक जारहाना रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया, और आज आप कह रहे हैं एंगेजमेंट पे आप आए, विच इज़ गुड, लेकिन उस वक्त आप समझते कि आपसे ये गलती हुई? नहीं, बिल्कुल भी ये बात दुरुस्त नहीं है। आप अगर याद करें अफसार साहब, तो हमारी जो मुज़ाकरात हो रहे थे पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इलेक्शनों पे मुज़ाकरात हो रहे थे, और हम लोग तो तकरीबन कामयाब हो गए थे वो मुज़ाकरात में, और इलेक्शन की डेट जो है वो तय हो गई थी कि आप ये जो ही बंदियाल साहब रिटायर होते हैं उसके बाद इलेक्शन जो हैं वो करवा लिए जाएं। अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो हमने जो किया असम्बलियों से बाहर आके, हमने तो एक शाह मार दे दी ना सियासी मैदान में। तो आज पीटीआई जो कुछ है वो अपने बड़े फैसलों की वजह से है, और अगर हम असम्बलियों से बाहर ना आते तो चलें, जो गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में हुआ पीटीआई के साथ वही मुल्क में होना था। तो वो तो बहुत बड़े फैसले थे, वो उसके लिए वो आइन वो तोड़ना बात, पड़ा हुकूमत को, ये बात उसको आपकी सियासी चाल के मुताबिक। शह मात वाली बात से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है पीटीआई ने, लेकिन हम्माद अजहर, मुराद सईद और फवाद चौधरी फौज मुखालिफ बयानिए के हामी थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यह फरमाया है, आपके पास 30 सेकंड्स हों तो मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ उन्होंने क्या कहा आप लोगों की जारहाना सियासत के बारे में। आपका ख्याल है कि जो नाम आपने लिए हैं, मुराद सईद का नाम लिया है, हमाद अजहर का नाम लिया है, ये लोग चाहते थे कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जाके तो प्रोटेस्ट किया जाए? मुराद सईद हमेशा से सर फहरिस्त रहे। हमाद अजहर ज़ाहिर एक बहुत इम्पोर्टेंट यूथ के साथ जुड़ा नाम है। फवाद चौधरी साहब भी हैं उसके अंदर, एक लंबी फहरिस्त। फवाद चौधरी भी इस ग्रुप में शामिल ऑफ कोर्स हिलाशारी देने वाले और डट जाओ तो टकराओ तो उनके नारे नहीं आपने सुने थे? तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा आजादी, रहेंगे तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा, हम छीन के लेंगे। तो फवाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में उस वक्त पीटीआई की पॉलिसी ये वाली गलत नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आजादी तो देखिए ये एक इस्तारा है और अभी भी इस्तारा है। आजादी तो चाहिए इस कौम को इस निज़ाम से। अभी भी मैं समझता हूँ जो भी शख्स इस निज़ाम से खुश है और वो गुलाम है तो उससे तो मुझे हमदर्दी है, जाहिर है।
और देखिए जहाँ तक फिरदौस की कमान का ताल्लुक है, मुझे नहीं याद कि इनको अलाउ भी था जमान पार्क में आना या अपना किसी जगह। आई डाउट कि जब उनको हटाया गया करप्शन के इल्जाम पे और फिर दूसरे पे, उनको तो तवील अरसे से कोई एक्सेस ही हासिल नहीं था, ना ही प्राइम मिनिस्टर हाउस में और ना ही जमान पार्क। तो जाहिर है उनको तो पता नहीं क्या ये बातें उनको कर रहे हैं, तकरीबन तो हम उनको तकरीबन हर हुकूमत से निकाला गया करप्शन के इल्जाम पे, लेकिन आपकी हुकूमत ने कोई कार्रवाई तो नहीं की करप्शन के खिलाफ, उनकी करनी तो चाहिए थी। हर वाकई कार्रवाई जो है हमें, मुझे नहीं पता कि वो जो वज़ीर आज़म और वो जो उनके प्रेरोगेटिव्स होते हैं, लेकिन उनको निकाला गया था, उसके बाद एक्सेस तो उनको कभी भी नहीं दिया गया। मुझे नहीं पता वो कैसे ख्वाबों में जिंदा है, और फिर जो आजकल उनकी हालत है, बंदा रेलिवेंस लेने के लिए भी ऐसी बातें कर देता है। तो मुझे लगता है कि रेलिवेंस, कई लोग जो है ना वो रेलिवेंस लेने के लिए पागल हो जाते हैं। तो ऐसी बातों की तो कोई तुक ही नहीं बनती। और देखिए आजादी के तो हम हामी, अब भी हामी हैं। अगर आपने इस निजाम के अंदर जो खुश, उसको मुझे हमदर्दी है, क्योंकि ये देखिए ये तो तबाह बर्बाद हो गया है। हमारा जो पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, जिसमें 100-150 लोग जो एलीट के हैं, उन्होंने पूरे वसाइल के ऊपर कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जामद है, और अवाम की हैसियत तो आपने देख ही ली कि क्या जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसकी हैसियत आपने। तो जब तक हम इस निज़ाम को तोड़ के आगे नहीं बढ़ते, पाकिस्तान को एक हकीकी जमहूरियत की तरफ नहीं लेके जाते, ये जंग तो जारी रहनी है, हर सूरत रहनी है। हम नहीं होंगे, हमारे बात जारी रहेगी। लेकिन चलें, ये जंग तो आपकी बात दुरुस्त है, जारी रहनी है, लेकिन इस जंग का कोई नतीजा बेहतर भी तो निकले कौम और मुल्क के लिए। उसके लिए आपने एक बड़ी अच्छी बात आप मुसलसल कर रहे हैं, जो मैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत मेरी नज़रों में मज़ीद बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि तमाम बड़े सियासी लीडरों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा, और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को जेल में सही एडवाइस नहीं मिल रही। तो आपके ख्याल में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान ये इकट्ठे बैठ सकेंगे? खासतौर पे खान साहब इनके साथ बैठेंगे, या वो खान साहब के साथ बैठेंगे जब ट्रस्ट डेफिसिट इतना है और एडवाइस भी नहीं मिल रही उनको? देखिए अब साहब इशू तो ये है ना कि आपने 2-3 ही इश्यूज हैं जिनके ऊपर आपको एक कंसेंसस चाहिए। एक तो देखिए मेरे नजर के अंदर, एक तो आपको इस पे कंसेंसस चाहिए कि एक ये पीटीआई की जिम्मेदारी क्या है। पीटीआई की जिम्मेदारी ये है कि वो ये इंश्योर करे कि वो लोगों को ये यकीन दिलाए कि वो इक़्तिदार में आके वो नहीं करेंगे जो इनके साथ हुआ है पिछले 2 सालों में, यानी इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी। अब उसके लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट प्रोसिक्यूशन और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम क्रिएट करना चाहिए। बहुत सारे ममालिक के अंदर जो प्रोसिक्यूटर जनरल है वो वैसे अपॉइंट होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होता है। आप दुनिया के देख लें मॉडल जहाँ पे प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट है, उसके मुताबिक उसको कर दें। दूसरा ये है कि देखिए इलेक्शन फ्री फेयर, आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोसेस जो है उसको हम रिग होने से बचा सके। ये 2 बड़े इश्यूज हैं। और तीसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ये 3 बड़े इश्यूज को आप रिजॉल्व कर लें, बाकी तो देखिए एस्टेब्लिशमेंट ने मेहरबानी करनी है, उन्होंने देखना है कि अपना रोल वो आगे इसमें और बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा लें। लेकिन देखें वो पहले इसलिए रोल था, इस इलाके में जंगें हो रही थी, पैसे आ रहे थे। अब पाकिस्तान में ये रोल नहीं चल सकेगा ना। आप देखें किस तरह से आप ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में इसको बढ़ाएगी, वो उन्होंने मेहरबानी करनी है। बाकी बड़ी अच्छी बात कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बात की है फवाद चौधरी साहब आपने। आपका ताल्लुक जेलम से है, और जेलम से बहुत सारे शहदा का ताल्लुक है, फ़ौज के बहुत सारे अफसरान का ताल्लुक है, मार्शल बेल्ट है पाकिस्तान की, वहाँ से आप ये बात कर रहे हैं, तो इस बात में बहुत वज़न है। और ये सोचना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को भी बहुत शुक्रिया करने का। और हम ब्रेक पर जाएंगे, तो लेकिन ब्रेक पर जब वापस ब्रेक से आएंगे तो हम एक अहम इशू पर बात करेंगे जो पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान एक कशमकश अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। और उसमें एक आज टर्न ये आया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी किया है उस केस में, रिजर्व सीट्स में जो 8-5 का फैसला है, और इसमें उनका फैसला 29 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा है कि तफसीली फ़ैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद नहीं आ सका। ये बहुत अहम बात उन्होंने की है, और तफसीली फ़ैसले में ताख़ीर नज़रसानी को गैर मौसर कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का कहना है। और उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि हम इसी
मुख्तसर फैसले पर अपनी फाइंडिंग्स दे रहे हैं। हालांकि आना चाहिए था तफसीली फैसला, और ये भी कहा गया है कि पीटीआई इस केस में फरीक नहीं थी, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर भी पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। मतलब आइन से मावरा पीटीआई को रिलीफ दिया गया, ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 63 और आर्टिकल 106 को मुअत्तल करना होगा। ये बहुत बड़ा अहम उनका नुक्ता है 2 जजेस का। और इसके बाद और भी बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि वकील जो थे कमल शाहजेब के सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी दलाइल दिए और उन्होंने भी ये कहा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मत दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दें। किसी वकील ने नहीं कहा कि नशिस्तें पीटीआई को दें, फिर भी 8 जजेस ने नशिस्तें उनको दी। इसका फैसला तारीख तो देगी, वकला और मौजूदा निज़ाम कैसे देगा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाकिस्तान बार काउंसिल के एक स्टेटमेंट आई है पिछले दिनों और 1 अगस्त को, और उसके कुछ मेंबरान ने उससे इख्तलाफ किया है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हारून रशीद साहब ने, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और शफकत महमूद चौहान साहब जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ी सी लाइट मूड में बात करने की इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि हारून रशीद साहब का एक ग्रुप से ताल्लुक़ है और शफकत महमूद चौहान साहब का ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक़ है। तो ये ग्रुपिंग जो हो चुकी है पाकिस्तान बार काउंसिल में, इसके बावजूद कि जो रेजोल्यूशन आई है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है 1 अगस्त को, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है कि जो भी स्टेटमेंट पाकिस्तान बार काउंसिल की होगी वो सिर्फ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या एग्जेक्टिव कमेटी के चेयर की इजाज़त से या उनकी मर्ज़ी से जारी होगी। लेकिन फिर भी शफकत महमूद चौहान साहब और उनके ग्रुप ने एक अलग से स्टेटमेंट जारी किया। और इस स्टेटमेंट किस बारे में है? वो इस बारे में है कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फ़ैसला कर लिया है और उम्मीद है कि इस आने वाले सोमवार को या मंगल को ये बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा और बज़ाहिर ये मंजूर भी हो जाएगा क्योंकि हुकूमत की अक्सरियत है। हारून साहब, मैं बात का आगाज़ आपसे करना चाहता हूँ। आपकी मैंने ज़ाहिर प्रेस रिलीज़ मैंने पढ़ी है, इसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताया गया है कि हमारे आइन में तिकोन है ताकत की। एक पार्लियामेंट है जिसका काम है कानून बनाना, अदलिया का काम है उस कानून की तशरीह करना, और एग्जेक्टिव का काम है उस कानून पर अमल करना या करवाना। ये तो वाज़ेह आपने कर दिया। फिर ये इख्तलाफात क्यों हैं? जो आपका मुखालिफ ग्रुप है, मैं अगर कह सकूं उसको कि आपका मुखालिफ ग्रुप है, जिसमें शफकत महमूद साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, इश्तियाक खान हैं, शहाब सरकी हैं, आबिद साकी वगैरह, वो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट ने पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाया है, अदलिया के उस फैसले को जो 8-5 से आया है रिजर्व सीट्स का, उसको सैबोटेज करने के लिए। दुरुस्त है ये बात? देखें ना, ये तो पार्लियामेंट का काम है कि कानून साजी करे, और कानून साजी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी होती हैं, और कोई ला जब बनते हैं और अगर वो ला वक्त के मुताबिक सही नहीं होते और पार्लियामेंट ये समझती है कि ये इन जो साबका कानून है उसमें कोई मुबहम है और कोई क्लियर पोजीशन नहीं है, तो इस वजह से ये तो पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर वो बिल को पास करते हैं तो वो उनका मेजॉरिटी के साथ, तो वो एक आईनी टाइमिंग पे बात हो रही है इस वक्त फैसला आने के बाद। ये तो बहुत अरसे से एक्ट ऐसे था, तब पहले तरमीम क्यों नहीं आई? नहीं, पहले तो ये तरमीम ऐसे भी थी कि पहले एक बिल पास हुआ था, कौमी असम्बली ने किया था कि जो अमेंडमेंट होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर मेंबर जो होंगे वो शामिल होंगे और वो बेंच बनाएंगे। तो वो भी हमने उसे भी एग्री किया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली ये भी देखा गया है कि अब ये जिस तरह देखें आप कि 8 जजेस साहिबान ने ये ऑर्डर पास किया है कि जो पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ी, जिस पार्टी ने अपनी मेंबरान की लिस्टें ही नहीं दी, ना खुद स्पेशल सीट्स की लिस्टें नहीं दी, और वो आके एक दूसरी पार्टी में पार्लियामेंट में दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और अब वहाँ पे अंडरटेकिंग दे दी, और जब अंडरटेकिंग दे दी तो वो उस पार्टी का हिस्सा है, और जिस पार्टी में उन्होंने शमूलियत की उस पार्टी के सरबराह ने। तो इसका मतलब ये तासुर दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है जिसमें बहुत सारे लोगों का इख्तलाफ है, जी, आप उस फैसले की अमल दरामद को रोकने के लिए ये तरमीम ला रहे हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए और वो फैसले की इम्प्लीमेंटेशन रुक जाए।
ये देखें ना, अगर एक बात दुरुस्त है ना? एक फैसला ही गलत है, जिस फैसले के मुताबिक ना वो पीटीआई उस केस में पार्टी थी, ना पीटीआई की कोई प्रेयर थी, ये बात तो और इनमें जो मामलात हुए हैं, जो अगर सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कानून और आइन के मुताबिक फैसले, ठीक है, लेकिन और अगर ये बात आपकी मैं मान लूँ तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ जो दिया जा रहा है वो ये है कि कानून तो पहले से बना हुआ है, हम तो सिर्फ उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो कानून क्लैरिफिकेशन ही हो रही है। कहाँ बना हुआ है कानून? कानून वही है जिसके तहत ऑलरेडी ये अमल दरामद हुआ है, और जो जजमेंट जो बातें आप कर रहे हैं, जो मतलब जिसमें हल्फ है, दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा उसमें जो आपने अगर एक पार्टी ज्वाइन कर लिया फिर दूसरी नहीं ज्वाइन कर सकते। जी, अगर आपके पास कोई सीट नहीं है, जीती नहीं है, तो आपको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कानून? देखें ना, ये तो इलेक्शन एक्ट में भी है, और तो फिर तरमीम किस लिए आ रही है? तरमीम 66 में और 104 में। देखें ना, तरमीम तो इसलिए आ रही है कि जो फैसले आ रहे हैं वो अगर कानून के मुताबिक नहीं होंगे, आइन के मुताबिक नहीं होंगे, तो उनके फर्दर उन्होंने कोई थिंक टैंक ने सोचा होगा क्या कि ये अमेंडमेंट वो आवाम को बताएं ना क्या सोचा। जरा शफकत महमूद साहब को ले लूं। शफकत साहब, मुझे बात जरा समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा हमें समझाएंगे कि आपका इख्तिलाफ क्या है इस इशू पे, जबकि ये बात वाज़ेह है और हारून रशीद साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कानून में है, फिर भी कानून गैर कानूनी एक फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर आप गैर कानूनी फ़ैसले को सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। बात ये है कि हारून साहब जो फरमा रहे हैं, ये एक जो भी बातें कर रहे हैं, इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि मैं और आज हारून साहब दो मुख्तलिफ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुख्तलिफ नहीं कर रहा, मैं इनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है। बात इतनी है मेरे भाई, ये हमारा काम नहीं है कि किसको क्या फ़ायदा है, ये हमारा काम नहीं है कि इसको क्या नुकसान है, ये वकील का काम नहीं है कौन किससे बेनिफिट लेता है कौन नहीं लेता। वकील का एक काम है कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। बात इतनी है हुजूर कि जजमेंट जो भी आ गई उसमें कानूनी तौर पे जो रिज़ॉल्व कर दिया गया, जो जजमेंट आ गई उसको एक कानून का दर्जा है, उसने इम्प्लीमेंट होना है। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस और चंद जजेस जब ये फैसला कर देंगे तो मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करेगा, और जब मेजॉरिटी व्यू आ गया तो उसके उसका एहतराम करना चाहिए, उसका एहतराम करना लाजम है। एक बात फिर एहतराम करना चाहिए, मैं अर्ज करने लगा, चाहे इख्तिलाफ हो उससे भाई, ऑफ कोर्स इट विल एप्लीकेबल। मेरे मुल्क का वो जो है यही वाला रूल, यही बिल्कुल यही प्रिंसिपल बल्ले के केस में भी अप्लाई होता है कि नहीं होता? देखिए जी, बात ये है कि जो बल्ले के केस में आया तो अप्लाई हुआ, बिल्कुल हुआ। उसके बाद अगर नहीं, मैं उसूल की बात कर रहा हूँ, क्या उसका भी एहतराम करना चाहिए? इख्तिलाफ के बावजूद उसका एहतराम करना चाहिए? मैं बात कर लेता हूँ। पहली बात यह है कि ये रियलाइज़ किया जाए, मैं ऑन ओथ कहता हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का ब्रीफ उठाकर नहीं आया। मैं जो हम महसूस भी हो तो क्या मसला, देखिए कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी में बात करने लगा, नहीं किसी का इंटरेस्ट जो है ना वॉच नहीं करना, मैंने कानून की बात करनी है बतौर वकील। अब रही बात जो बल्ले की बात हुई थी, वो जब ऑर्डर हुआ, जब जजमेंट आई तो उस जजमेंट को माना गया और उसके तहत जो भी हालात आगे बढ़े। अब जजमेंट जो काजी फाइज के खिलाफ मुहिम चलाई गई, आज तक चलाई जा रही है। देखिए जी, वो पॉलिटिकल पार्टी, मैं अर्ज कर देता हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टीज आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो पोर्शन ने जजमेंट दी है उसको नून लीग बड़ा कुछ कह रही है, पीटीआई बड़ा कुछ दूसरों को। सही है, मैं तो शफकत महमूद चौहान से बात कर रहा हूँ, आप तो उसूल से एग्री करते हैं ना जी, बिल्कुल सही है, लेकिन आप तो ये समझते हैं ना कि उस फैसले का भी एहतराम करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, काजी फाइज के खिलाफ मुहिम नहीं चलानी चाहिए, नहीं मुहिम चलानी चाहिए, बिल्कुल नहीं। मंसूर अली शाह के खिलाफ और ना मंसूर अली शाह के खिलाफ, किसी के साथ जजेस के खिलाफ ये मुहिम नहीं होती कि आपने ये ऑर्डर किया है तो आप ऐसे हो, आपने ऑर्डर नहीं किया तो ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आपका मौक़िफ़ क्या है कि जब इलेक्शन एक्ट में अगर आपने ये बात तो तस्लीम करते हैं ना कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कानून बनाने का, अगर वो सेक्शन 66 और 104 में तरमीम करती है तो हक है पार्लियामेंट का। देखिए जी, आपके ख्याल में उसके मेरा सवाल सिर्फ पूरा हो लें, सवाल सुन लें, उस पे क्या सुप्रीम कोर्ट को वो स्ट्राइक डाउन करना चाहिए वो तरमीम? अब मैं इस पे अर्ज कर दूं,
कि जो आपने हमारी रेजोल्यूशन देखी होगी उसका एक पोर्शन ये है कि यस पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है, टू विच एक्सटेंट स्पेसिफिक पर्सन ना हो, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ना हो, स्पेसिफिक ग्रुप के खिलाफ ना हो। स्पेसिफिक क्या है? ये स्पेसिफिक कौन सा पर्सन? मैं अब बताने लगा, कौन सा पर्सन? मैं बताने लगा हूँ। एक जजमेंट आ गई, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, उस जजमेंट को पिछले जो ऑर्डर हुआ उन्होंने जो टाइम दिया, जो लोगों ने ज्वाइन करना था, जो एक शेड्यूल दे दिया, डिस्कस कर दिया, उस जजमेंट को विशिएट करने के लिए ये कानून बनाया गया है। उसको उसका ठीक है, फिर अब सियासत है ना, देखिए नहीं हो सकता ना शफकत साहब। मेरा सवाल ये तो सियासत है ना, सियासत पार्लियामेंट का काम है सियासत करना। और तौर पे हुकूमत कह रही है नो सर पार्लियामेंट का काम सर मैं अर्ज करने लगा नहीं, यही डिफरेंस है जी। आप तो सियासी अमल के खिलाफ लगते हैं। मैं और बात कर रहा हूं सर, पार्लियामेंट का काम सियासत नहीं है। पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना लोगों के हकूक के लिए, लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। जो पार्लियामेंट है वो सियासत नहीं करती सर। अगर पार्लियामेंट ठीक है, अगर पार्लियामेंट समझती है कि जुडिशरी का एक फैसला सियासी रंग लिए हुए है, ये डिजिटल मीडिया के प्रेशर से जजेस का माइंड इन्फ्लुएंस किया गया है, उस वजह से ये फैसला आया, फर्ज करें अगर पार्लियामेंट ये समझती है और कानून में तरमीम करती है, गलत या सही, ये पार्लियामेंट का हक तो है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट कैसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट इस तरह स्ट्राइक डाउन कर सकती है कि अगर वो बदनिश्ती पे मबनी हो, अगर वो कहीं किसी को जानता है ना, फिर हक तो ना। फिर मैं यही बात करने लगा हूं मेरे भाई, बात ये है कि चीज को ये देखना है कि उसकी कानूनी हैसियत जो है वो देखनी है कि जो पास किया गया कानून है वो किसी को स्पेसिफिक बेनिफिट दे रहा है तो नहीं हो सकता, किसी को स्पेसिफिकली क्रश कर रहा है तो नहीं हो सकता। किसी के सपोज मुझे आज कह दिया जाए, मुझे अगर आज कह दिया जाए कि पार्लियामेंट ये कहे कि किसी एक मिस्टर ए को वो ए मिस्टर नहीं है मिस है तो नहीं कह सकती सर। आपने किसी तो मतलब आपका मतलब कि पीटीआई की सीटों को रोकने के लिए ये लेजिस्लेशन हो रही है। अदरवाइज मैं बिल्कुल ठीक है, मैं समझ आ गई। अब बड़ा अच्छा पॉइंट आपका हारून रशीद साहब, देखिए बड़ा उन्होंने अहम पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि आप ये सीटें पीटीआई को ना जाएं, ये रोकने के लिए इस कानून में तरमीम कर रहे हैं। बात तो वैलिड है। देखें ना, अगर एतराज़ ये है कि जो फैसला आया है आप वो देखें, वो आइन और कानून के मुताबिक है। नहीं देखिए, क्या देखें उसमें ना तो कोई पटिशनर है। अब जब ला ये कह रहा है एहतराम तो करना है ना, एहतराम करना है, उन्होंने असूल माना, एहतराम बल्ले के केस पे फैसले पे इख्तलाफ था लेकिन माना गया, एहतराम किया गया डेफिनेटली। लेकिन बात ये है कि जब मानेंगे तो इसीलिए गवर्नमेंट ने और एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना रिव्यू दाखिल कर दिया है, इसलिए कि वो अवामी पार्टियां हैं और उन्होंने जब ये रिव्यू फाइल कर दिया है तो अब वो लगेगा तो उसी पे फैसला होगा कि क्या ये फैसला होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो अब रिव्यू की वजह से आप तरमीम ला रहे हैं? नहीं, वो बात नहीं, तरमीम एक अलग चीज़ है, वो तो गवर्नमेंट का मैंडेट है, पार्लियामेंट का मैंडेट है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी तरमीम, फिर स्ट्राइक डाउन अगर सुप्रीम कोर्ट कर दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। लेकिन हम ये नहीं कहते, तो फिर पार्लियामेंट देखें ना, ये जो पहले स्पेशल एक्ट पास हुआ था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला, उसमें भी तो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसे ऑन किया था, उसको कैरी आउट किया था। तो जरूरी तो नहीं है हर एक को करे, हर एक को ना करे, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट समझेगी कि ये अमेंडमेंट गलत है तो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है। बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, शफकत महमूद चौहान साहब। जैसे कि आपने देखा, लगता यही है कि जो नई तरमीम पार्लियामेंट में आ रही है उसके मुखालफिन काफ़ी पुरएतमाद हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस तरमीम को उड़ा देगी। मतलब इसका ये हुआ कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो जारी है वो जारी रहेगा और आवाम इस देखते रहेंगे। इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसका तो हमें नहीं पता। इंजॉय लेकिन पाकिस्तान की अशराफिया ज़रूर कर रही है। कैसे कर रही है हम आपको ब्रेक के बाद अपने एडिटोरियल में बताएंगे। शकील अहमद हमारे बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लाए हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की। वो रिपोर्ट किसके बारे में है? वो है इस्लामाबाद क्लब के बारे में, और वहाँ पे कितने घपले हुए हैं और इस्लामाबाद क्लब है क्या, और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे क्लब्स इलीट्स के लिए क्या क्या सहूलियात मुहैया करते हैं गरीब आवाम को निचोड़ के। एक ब्रेक के बाद आज का एडिटोरियल। वफाकी दारुल हुकूमत के इलीट इस्लामाबाद क्लब में
75 करोड़ की माली बेज़ाब्तगियाँ, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका इम्पेक्ट बताएं कि आम इंसान की ज़िंदगी पे क्या, और ये क्या है इस्लामाबाद क्लब और उसमें क्या होता है, और ये 75 करोड़ रुपया हमारी जेबों से कैसे निकलता है, इस पे नुमाइंदा खसूसी समा न्यूज़ शकील अहमद की समा एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें निकाली हैं और उनके मुताबिक इस्लामाबाद क्लब को साल 2022-23 में 19 करोड़ 29 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नुकसान के बावजूद मुलाजमीन को 10 करोड़ रुपये बोनस दिया गया। इस्लामाबाद क्लब में इन हाउस स्कीमों पर खिलाफ ज़ाब्ता 30 करोड़ रुपये खर्च हुए। ये अखराजात बगैर तखमीने और पैमाइश के थे। क्रिकेट ग्राउंड के साथ झील बनाने की मद में 1 करोड़ 44 लाख रुपए की अदायगी। क्रिकेट ग्राउंड पर फ्लड लाइट्स लगाने के लिए, जब पाकिस्तान में बिजली नहीं है, बगैर ओपन बिडिंग के 1 करोड़ 61 लाख रुपए। क्लब मेंबर से फीस की मद में 10 करोड़ 45 लाख की अदम वसूली। ऑडिटर जनरल ने सिविल वर्क्स के लिए खरीदारी को खिलाफ ज़ाब्ता करार दिया। CDA ने बगैर डिज़ाइन मंजूरी के सिविल वर्क्स पर 9 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए। कॉर्पोरेट मेंबरशिप की फीस में 2.5 करोड़ रुपए रिफंड्स की खिलाफ ज़ाब्ता। तरक्याती मंसूबों के लिए मजीद 10.5 करोड़ खिलाफ ज़ाब्ता और बगैर मुकाबले के 44 लाख रुपए में कंसल्टेंट की खिदमात दी गई। ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है। वो कंसल्टेंट कौन होगा? जाहिर है किसी का चहीता होगा। और ये इस्लामाबाद क्लब है क्या, मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद क्लब 350 एकड़ पर मुहित है। ये आप अपने सामने नक्शा देख रहे हैं। इसमें आप देखें कितनी बड़ी जगह इस्लामाबाद क्लब के लिए मुख्तस है। इतनी ज़मीन पर इस्लामाबाद का आधा सेक्टर बन सकता है। और आधा सेक्टर कितना होता है? सेरेना होटल के 2 ब्लॉक्स और 1 बिजनेस कॉम्प्लेक्स मिलाकर सिर्फ 14 एकड़ हैं। और अगर इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन पर ये कमर्शियल एक्टिविटी की जाए तो 25 सेरेना बिजनेस कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। 25। इस्लामाबाद में पिछले साल 10 कनाल का एक प्लॉट न्यू ब्लू एरिया में F9 पार्क के सामने ऑक्शन हुआ, 8 अरब रुपए में फरोख्त हुआ 10 कनाल का। इस हिसाब से इस्लामाबाद क्लब की कीमत आज रुपयों में, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 9 अरब डॉलर बनती है। और 9 अरब डॉलर कितने हैं? IMF से जो 10 साल में हमने कर्जा लिया, अपनी नाक से टैक्स दे के, हर चीज़ पे, पानी के गिलास पे टैक्स दे के, हर चीज़ पे टैक्स दे के, भीख मांग के, गुजारा करके, अपने बच्चों को भूखा बिलखता दे के गरीब ने जो टैक्स पे किया एक एक चीज़ पे, वो 10 अरब डॉलर बनता है। और इतने का ये इस्लामाबाद क्लब की ज़मीन है सिर्फ। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि ये कॉलोनियल इंडिया में जो गोरा आया था उसने हम ब्राउन लोगों को अपने से अलग रखने के लिए अपने लिए एक्सक्लूसिव क्लब्स बनाए, जहाँ पे सिर्फ गोरे गोरियाँ और उनकी मेम साहिबाएँ जाती थी। तो गोरा चला गया, पीछे ब्राउन साहब हमारे लिए छोड़ गया। उन्होंने क्लब्स पे कब्जा करके उनको मज़ीद एक्सपेंड किया। और ये क्लब्स आम आदमी के लिए क्या हैं? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मोहम्मद तौसीफ हमारे कैमरा मैन है, इस वक्त मेरे सामने वो बैठे हैं इस कैमरे के पीछे। उनका घर इस इस्लामाबाद क्लब की गोल्फ कोर्स के बिल्कुल साथ है। और वो कहते हैं मैंने आज तक इस्लामाबाद क्लब के अंदर झांक के नहीं देख सका, जाने की इजाज़त नहीं है। आप बाहर से गुजरते हैं, आप बोर्ड देख सकते हैं लिखा हुआ, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है आम आदमी को, जो टैक्स पे करता है। और जिस टैक्स से यहाँ पे अयाशियाँ होती हैं। और आम पाकिस्तानियों से अलग इस अशराफिया ने अपने लिए एक जन्नत बनाई हुई है। दुनिया का महंगा तरीन खेल गोल्फ खेला जाता है। सोशल मुलाकातें, खाने, आम पाकिस्तानी अपने मसाइल से मुकाबला करते। साइन बोर्ड तो देख सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, जैसा कि मैंने मोहम्मद तौसीफ का कहा। और ये सिर्फ एक क्लब नहीं है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की मार्गल रोड ऐसी क्लब से भरी पड़ी है। और दूसरे जो हैं उसमें मार्गला ग्रीन्स हैं, गन्स एंड कंट्री क्लब है, जनाब गोल्फ एंड कंट्री क्लब है, PAF गोल्फ क्लब है, रावलपिंडी गोल्फ क्लब है, रावलपिंडी गर्जन क्लब है, रावलपिंडी जिमखाना क्लब है। दीगर शहरों में फैसलाबाद चनाब क्लब, कराची जिमखाना, सिंध जिमखाना, लाहौर जिमखाना, पेशावर जिमखाना, सर्विस क्लब लाहौर। लेता जाऊंगा तो रात ख़त्म हो जाएगी, टाइम ख़त्म हो जाएगा। और सेनेट की कायमा कमेटी में ये मसला डिस्कस हुआ तो वहाँ मेंबरान की क्या कंसर्न था कि मेंबरशिप कैसे मिलती है। उनको बताया गया कि MNA के लिए तो बड़ा आसान है, 10 लाख रुपए फीस दें, फ़ौरन बन जाएं। 35 लाख रुपए फीस सहाफ़ियों के लिए है। और मेरे दोस्त भी सहाफ़ी बहुत सारे क्लब के मेंबरान हैं, तो हम भी एलीट में शामिल हो चुके हैं। अल्लाह इस एलीट से इस कौम को बचाए, तभी गरीबों के लिए कोई रिलीफ हो सकता है। तो ये है इस मुल्क का हाल, जहाँ अशराफिया की ज़िंदगी अलग है और हमारी अलग। गुड नाइट।